हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 में हमने देखा था कि डिसोल्यूशन होता क्या है, इसमें कौन से अकाउंट्स बनते हैं, और पिछली क्लास में हमने रियलाइजेशन अकाउंट और लोन टू पार्टनर और लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट का ट्रीटमेंट करना सीख लिया था। आज की क्लास में हम बाकी बचे हुए अकाउंट्स कैसे उनको क्लोज करेंगे वो देखेंगे। अब देखो, बैलेंस शीट के अंदर जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उनको हम क्लोज करने के लिए ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और वहां पे जैसे जैसे वो सेल होती जाती है उनको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते जाते हैं, और फिर जो भी प्रॉफिट आता है वो हम भेजते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब जब हम बैलेंस शीट से असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं तो हमने पढ़ा था कि कुछ असेट्स और लायबिलिटीज हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, यानी कि वो अकाउंट्स अभी भी ओपन है, जिनमें से लोन टू फर्म और लोन टू पार्टनर और लोन बाय पार्टनर का जो अकाउंट था उसको हमने कल क्लोज करना सीख लिया था। आज की क्लास में जो बाकी के अकाउंट्स हैं, जैसे कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था, जो भी जनरल रिजर्व, फिक्टिशियस असेट्स है, उनको हम जैसे नहीं भेजते रियलाइजेशन अकाउंट में, या फिर कैश और बैंक अकाउंट है वो भी नहीं भेजते, तो इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। अब देखो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब ये बैलेंस हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया था, यानी कि ये अकाउंट एज इट इज ओपन है। अब जो भी जनरल रिजर्व, फिक्टिशियस असेट है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है, ये सब बैलेंस शीट से हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया था। इनको हम ट्रांसफर करेंगे पहले तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और ट्रांसफर करने के लिए एंट्री क्या होगी, जो भी लायबिलिटी साइड में है, जैसे जनरल रिजर्व है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, इन सबको ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है, इन्हें करेंगे हम डेबिट। तो इनके लिए एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई फिक्टिशियस असेट्स है या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, इनको भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और इनका बैलेंस होता है डेबिट। इनको क्लोज करने के लिए इन्हें करना होगा हमें क्रेडिट, और एंट्री बन जाएगी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये तो हो गए जितने भी रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, फिक्टिशियस असेट्स है, ये अकाउंट्स भी सारे हमने क्लोज कर दिए। अब पीछे बचे, अगर फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है तो उनका करंट अकाउंट का बैलेंस भी होगा, तो वो करंट अकाउंट का बैलेंस भी हम भेज देते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जिससे वो अकाउंट्स भी क्लोज हो जाते हैं। अब अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, तो उसे क्लोज करने के लिए हमें करना होगा क्रेडिट, क्योंकि ये करंट अकाउंट को क्लोज करके हम इसको कहां भेज रहे हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर का करंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और अगर क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, इसे भी क्लोज करने के लिए जो बैलेंस है उसे उल्टा करेंगे, यानी कि डेबिट करेंगे। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी क्लोज हो गया। ठीक है। अब देखो और क्या क्या चीजें आएंगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब रियलाइजेशन के टाइम पे कुछ असेट्स पार्टनर भी खरीदते हैं, उस टाइम पे हम एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो उस टाइम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था, तो इसको भी हम कहां पोस्ट करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है कि ये लायबिलिटी मैं पे कर दूंगा, तो उस टाइम पे हमने एंट्री क्या करी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको भी हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीजें कहां जाएंगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब बैलेंस शीट के अंदर से सारे रिजर्व्स, जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस था, वो ये सब हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक है। अब लास्ट में करेंगे हम फाइनल सेटलमेंट पार्टनर्स के साथ। पार्टनर्स को या तो पैसे मिलेंगे या उनसे हम मंगवाएंगे। अब जब हम पार्टनर की पेमेंट करेंगे, अगर तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि कैपिटल अकाउंट शो करना है कि अमाउंट पे करना है पार्टनर्स को, तो उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। ठीक है। और अगर डेबिट बैलेंस है पार्टनर के कैपिटल का, डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है, यानी कि इतने पैसे फर्म को पार्टनर से लेने हैं, तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर देगा पैसे हमें, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर हमें पैसा देगा तो इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। या तो हम अगर तो कोई पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है
तो बैंक से उसे पेमेंट कर देंगे, और अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो उससे हम पैसे ले लेंगे। इसके साथ ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी हो गया हमारा क्लोज। अब बचा हमारा कैश। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दे रखा था, तो उस केस में हम कैसे सेटल करेंगे अकाउंट्स, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस केस में उनका सेटलमेंट अलग होगा। तो कैसे होगा सेटल, इसमें दो सिचुएशंस बनती है। पहला तो अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का है क्रेडिट बैलेंस और पार्टनर ने फर्म को लोन भी दे रखा है, तो उस केस में पहले तो हम पार्टनर ने जो लोन दे रखा है उसकी पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो उसका कैपिटल का अमाउंट है वो पे करेंगे। तो पार्टनर की लोन की पेमेंट के लिए हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट, और उसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की सेटलमेंट के लिए एंट्री आपको पता ही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये कब होगा, जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि फर्म को पैसे जब देने होंगे पार्टनर को। ठीक है, फिर नेक्स्ट सिचुएशन है, अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस होने का मतलब है कि फर्म को पैसे लेने हैं पार्टनर से और उसने फर्म को लोन भी दे रखा है। तो पहले तो जो फर्म को लोन दे रखा है पार्टनर ने, उसको हम सेटल करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू, जो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को 50,000 रुपए, यानी कि 50,000 रुपए पार्टनर को लेने हैं फर्म से, और कैपिटल अकाउंट का उसका डेबिट बैलेंस है 40,000, और 40,000 रुपए उसे फर्म को देने हैं। ठीक है, तो अब ये जो लोन का अमाउंट है ये हम यूज करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को सेटल करने के लिए। समझे, 50,000 रुपए फर्म को देने हैं पार्टनर को और 40,000 रुपए फर्म को लेने हैं, यानी कि 10,000 रुपए टोटल फर्म को देने हैं पार्टनर को। ठीक है, तो पार्टनर का लोन अकाउंट तो डेबिट होगा 50,000 रुपए से, पार्टनर के लोन अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब ये क्लोज हो रहा है तो इसको कर दिया हमने डेबिट, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी हमें दिया होता है डेबिट, उसको क्लोज करने के लिए हमें करना होगा क्रेडिट। अब 50,000 लोन का अमाउंट और 40,000 रुपए कैपिटल, पीछे बचे 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए फर्म को देने हैं पार्टनर को, तो टू बैंक और कैश हो जाएगा 10,000। इस तरह से ये पूरा सेटल हो जाएगा। समझ आया? ये कब होगा, देखो वैसे तो नॉर्मल ही रहेगा। अगर तो क्रेडिट बैलेंस है तो पहले हम पार्टनर का लोन पे करेंगे, उसके बाद में जो भी उसका क्रेडिट का बैलेंस है वो पे कर देंगे। लेकिन अगर पार्टनर के अकाउंट का है डेबिट बैलेंस और उसने फर्म को लोन भी दे रखा है, तो उस केस में पहले हम क्या करेंगे, फर्म के लोन से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को सेटल करेंगे, उसके बाद में अगर तो उसे पेमेंट करनी होगी तो टू बैंक और कैश हो जाएगा, और अगर फर्म पेमेंट लेगा तो कैश और बैंक डेबिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तो पार्टनर का लोन था 50,000 रुपए, अगर यहाँ पे होता 40,000 रुपए लोन और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता 50,000 रुपए, तो इस केस में क्या होता, कैश और बैंक डेबिट हो जाता 10,000, यानी कि 10,000 रुपए हम पार्टनर से लेते। ठीक है, तो इस तरह से हम सेटल करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। फिर नेक्स्ट है बैंक और कैश अकाउंट। अब देखो, बैंक और कैश को भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेजा था, इसको भी क्लोज करना है। तो सबसे पहले तो बैंक और कैश में सिर्फ दो बैलेंसेस पड़े होंगे, एक तो बैंक का बैलेंस जो कि डेबिट है, या कैश का बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस जो भी है वो वहां इन दोनों अकाउंट्स में पड़े होंगे। अब इनमें और क्या क्या चीजें आएंगी, जो भी हमने असेट्स को रियलाइज किया है उस टाइम पे हमने एंट्री क्या करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, तो वो जितने भी कैश अकाउंट डेबिट हुए हैं जब जब असेट्स हमने सेल किए हैं वो सब कैश अकाउंट के हम डेबिट साइड में पोस्ट करते जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई लाइबिलिटीज हमने पे करी है तो उसके लिए हमने एंट्री क्या पास करी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उन सब एंट्रीज में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो जो भी पेमेंट हमने करी है वो सब हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, ये सब लिखने के बाद अब लास्ट में क्या करेगा फर्म, या तो बैंक और कैश में से एक अकाउंट क्लोज करेगा। कैसे, अगर तो वो बैंक अकाउंट को क्लोज करना चाहता है तो बैंक से पैसे विड्रॉ करके वो कैश अकाउंट में ले आएगा, और अगर वो कैश अकाउंट को क्लोज करता है तो कैश से सारे रुपए वो बैंक अकाउंट में भेज देगा। तो इस तरह से एक अकाउंट तो क्लोज हो गया, पीछे बचा एक ही अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। अब ये क्लोज कैसे होगा, ये क्लोज अपने आप हो जाएगा। जो भी हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट करेंगे, जो कैश हम मंगवाएंगे या कैश उनको देंगे, तो उसके लिए जो एंट्री, जो पोस्टिंग हम कैश और बैंक अकाउंट में करेंगे, उसके साथ ये दोनों अकाउंट्स इकट्ठे क्लोज हो जाएंगे अपने आप। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा और इधर कैश और बैंक अकाउंट भी अपने आप बैलेंस हो जाएगा।
तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। ए और बी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 3:2 में। वो अपनी फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं 31 मार्च 2025 को, और ये कुछ एडजस्टमेंट्स हमें दी गई है और साथ में बैलेंस शीट भी हमें बताई गई है। ठीक है, तो अब इस बैलेंस शीट से हम पहले तो सारे के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो भी अकाउंट्स बनेंगे उन सब में, और उसके बाद में उन सभी अकाउंट्स को एक एक करके क्लोज भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असेट्स को हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कौन से असेट्स जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में? कैश बैंक नहीं जाएगा, स्टॉक जाएगा, डेटर्स जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस असेट है, तो इसको हम राइट ऑफ कहाँ से करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। लोन टू ए का भी अलग से अकाउंट बनेगा, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। तो ये सारे डेटर्स को हम पहले सारे असेट्स को हम पहले भेज देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि जब हम असेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो असेट्स हो जाएंगे क्रेडिट, उनका बैलेंस हो जाएगा खत्म और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो टू सन्ड्री असेट्स, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। अब नेक्स्ट है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में से सन्ड्री क्रेडिटर्स जाएंगे, लोन बाय बी नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व भी नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं जाएगा, कैपिटल भी नहीं जाएंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, और साथ में इधर देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हमें दिया गया है, तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि जो भी असेट है अगर उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन या फंड्स है तो वो सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में जा रहा है तो इससे रिलेटेड प्रोविजन भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, है ना, तो ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स ये दोनों आ गए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर नेक्स्ट कैश और बैंक, ये जाएंगे बैंक अकाउंट में। ये रहा हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में बैलेंस आ गया पहले तो बैंक का, और जो जितना भी कैश था, ये हमें क्वेश्चन में बताया होगा कि कैश हम बैंक में भेज रहे हैं या बैंक से पैसे विड्रॉ करके सारे कैश मिला रहे हैं, क्योंकि एक अकाउंट तो हम लास्ट में क्लोज करेंगे, पहले चाहे तो कैश का क्लोज कर देंगे या बैंक का। कैश का करेंगे तो कैश सारा का सारा बैंक पे ट्रांसफर कर देंगे, और अगर बैंक का अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो बैंक से सारा पैसा विड्रॉ करके हम कैश अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पे ये कैश अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो कैश सारा का सारा वो कहाँ सबमिट कर देंगे? बैंक में। तो कैश को बैंक में सबमिट करने के लिए एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट 6000। तो कैश अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट है बैंक और कैश चला गया हमारा, और बैलेंस शीट में अब इधर असेट साइड में क्या रह गया? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट और लोन टू ए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर तो कहाँ जाएगा? पार्टनर के कैपिटल में, वो अभी हमने नहीं ओपन किया है। लोन टू ए, इसका अलग से अकाउंट बनेगा। तो लोन टू ए ये रहा, और क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है तो इसके डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ठीक है, फिर क्रेडिट साइड में लोन बाय बी का अकाउंट भी रहेगा। यहाँ पे लोन बाय बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। और इसके अलावा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी हम ले आते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो ये रहा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और इसके क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 और 30,000। अब जो भी बैलेंस शीट में हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना था वो सब कर देते हैं। बैलेंस शीट में से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये जाएगा डेबिट साइड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और ये जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस है ये जाएंगे क्रेडिट साइड में। तो चलिए करते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड में यहाँ आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जितना भी अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देंगे हम ए और बी के कैपिटल अकाउंट में, सॉरी राइट ऑफ कर देंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 6,000 और 4,000, और इधर जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाएगा, ये भी हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो सब चीज़ें हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब बैलेंस शीट एक हिसाब से क्लोज हो गई है। अब सिर्फ अकाउंट्स बचे हैं, उन सबको हम एक एक करके क्लोज करेंगे। तो चलिए उनके एडजस्टमेंट्स देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट है ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ए ने 50% स्टॉक लिया है 20% डिस्काउंट पे।
तो स्टॉक हमारा टोटल है 80,000 का, इसमें से 50% यानी कि 40,000 स्टॉक ए ने लिया है, उस पे भी 20% डिस्काउंट पे उसे मिला है। तो 40,000 का 20% हो गया 8,000, यानी कि 32,000 पे उसने स्टॉक लिया है। और क्योंकि ये फायदा हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट की तो क्रेडिट साइड में जाएगा, फर्म के लिए तो फायदा ही है जब वो एसेट बेच रहा है तो। और क्योंकि ये ए ने खरीदा है तो ए का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसको यहाँ पे लिख देंगे हम 32,000। अब इसको कैपिटल अकाउंट में भी पोस्ट कर देते हैं, तो ए का कैपिटल अकाउंट हो रहा था डेबिट, तो इसकी डेबिट साइड में जाएंगे, और टू रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक 32,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 10% ऑफ द स्टॉक वॉज ऑब्सोलीट हेंस नॉट सेलेबल। 10%, 80,000 का 10%, यानी कि 8,000 का स्टॉक तो ऐसा था जिसको हम बेच ही नहीं सकते, उससे कोई भी पैसे हमें नहीं आएंगे। 40,000 का ए ले गया, 8,000 का खराब है, यानी कि 32,000 का स्टॉक अब पीछे बचा है। बैलेंस स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी कि अभी जो 32,000 का पीछे बचा है इसको हम 30% प्रॉफिट पे बेच देंगे। तो 32,000 का 30% प्रॉफिट होता है 9,600। तो 32,000 प्लस 9,600, 41,600 में हमने वो बचा हुआ स्टॉक बेच दिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट के तो क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, और बाय बैंक स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे 41,600। ठीक है, अब स्टॉक सारा का सारा रियलाइज हो चुका है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे हमने ये बेचा तो बैंक में पैसे आए। अब हम अगर चाहे तो जैसे जैसे एसेट बेच रहे हैं एक एक उसको साथ के साथ हम बैंक अकाउंट में भी पोस्ट करते जाए, या फिर जितने एसेट्स इकट्ठे रियलाइज होंगे जिन जिन में बैंक डेबिट होगा उन सबको इकट्ठा टोटल करके भी हम बैंक अकाउंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में हम सारा इकट्ठा टोटल करके लास्ट में इसको बैंक अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है 12,000 आउट ऑफ सन्ड्री डेटर्स वर नॉट रिकवर्ड। टोटल सन्ड्री डेटर्स जितने भी थे उनमें से 12,000 रिकवर नहीं कर पाए। तो सन्ड्री डेटर्स से 66,000, 12,000 ने पैसे नहीं दिए, 12,000 रुपए नहीं आए, तो 54,000 यानी कि हमें पैसे मिल गए हैं। और क्योंकि ये पैसे आए हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट के तो जाएगा क्रेडिट साइड में, और यहाँ आ जाएगा बाय बैंक सन्ड्री डेटर्स 54,000। सन्ड्री डेटर्स भी हमारा रियलाइज हो गया। फिर नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज रुपीज 1,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा हमने 1,40,000 रुपए का, तो इसके लिए भी रियलाइजेशन के लिए फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएगा रियलाइजेशन के, और यहाँ पे आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग भी हम रियलाइज कर चुके हैं। जो जो रियलाइज करते जाओ उनको टिक करते जाना, क्योंकि लास्ट में जो चीज रियलाइज नहीं होती या उसके बारे में अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया होता वो हमें बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, ये मानते हैं कि वो बुक वैल्यू पे रियलाइज हो गया। टेंजिबल असेट की बात कर रही हूँ, अगर टेंजिबल असेट रियलाइज नहीं होते हुए बताया होता अगर एडजस्टमेंट के अंदर कुछ भी, तो हम मानते हैं कि वो अपनी बुक वैल्यू पे रियलाइज हो गए होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है half of the sundry creditors accepted plant and machinery at 10% less than the book value and cash of rupees 5,000 in settlement of their claims। अब आधे सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं कि हमें अपनी प्लांट एंड मशीनरी दे दो और 5,000 रुपए दे दो। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट क्लास में कि जो भी चीजें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं असेट्स और लाइबिलिटीज, अगर वो एक दूसरे को सेटल कर रही है तो उसको हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अब ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हैं इसको हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो कैश 5,000 रुपए हम दे रहे हैं इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आधे सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम प्लांट एंड मशीनरी और 5,000 रुपए दे रहे हैं, और दूसरी एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि जो बाकी के आधे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनको हम पे कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे। तो आइए देखते हैं। टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 1,05,000 के, इनमें से आधे यानी कि 52,500 के जो क्रेडिटर्स हैं उनको हमने ये प्लांट एंड मशीनरी दे दी सारी की सारी, और साथ में 5,000 रुपए दिए हैं। तो ये प्लांट एंड मशीनरी जो दी है उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, सिर्फ 5,000 रुपए। तो आधे सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने दिए 5,000 रुपए। अब जो बाकी पीछे बचे हैं 52,500 के क्रेडिटर्स उनको हमने 10% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दी। 52,500 का 10% हुआ 5,250, यानी कि 47,250 हमने उनको पे कर दिए, और 5,000 के पहले वाले क्रेडिटर्स को पे किए, यानी कि टोटल पेमेंट हुई है 52,250 की। और ये नुकसान है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स 52,250। एक बार दोबारा से करें,
क्रेडिट आधे क्रेडिटर्स को हमने सेटल किया प्लांट एंड मशीनरी देकर और साथ में 5,000 रुपए देकर। अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी से जो सेटलमेंट हुआ है वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो 5,000 रुपए हमने दिए है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको आप अलग से भी लिख सकते हो कंफ्यूज ना होने के लिए। टू बैंक अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 यहाँ लिखिए। फिर अगली एडजस्टमेंट में वो बताता है कि जो बाकी के पीछे बचे हुए क्रेडिटर्स हैं उनको 10% डिस्काउंट पे हमने पे कर दिया। तो 52,250 के जो पीछे बचे हैं उनका 10% यानी कि 5,250 लेस करके हमने उनकी पेमेंट कर दी, जो कि है 47,250। तो वो हम अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहे तो इकट्ठा भी कर सकते हैं या चाहे तो अलग अलग भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस व ₹5,000। 5,000 रुपए के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा और यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। फिर नेक्स्ट है Z एक पुराना कस्टमर था जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था, अब एज बैड डेट हमने मान लिया था कि बैड डेट हो गया, पैसे नहीं मिलेंगे, अब उसने हमें 500 रुपए दे दिए, ये फायदा हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट बैड डेट्स रिकवर्ड 500 रुपीज। फिर नेक्स्ट है एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी थी 1250 की, वो भी हमने पे कर दी। अब ये नुकसान है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में और पे की है तो टू बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 1250। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर वो सोल्ड फॉर ₹10,000। फर्नीचर को हमने सेल कर दिया 10,000 रुपए का, ये भी फायदा हो रहा है। क्रेडिट साइड में जाएंगे और बाय बैंक अकाउंट फर्नीचर 10,000, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं सारे असेट्स और लाइबिलिटीज क्या हम सारे रियलाइज कर चुके हैं। इधर देखें तो स्टॉक पूरा का पूरा हो गया था, सन्ड्री डेटर्स भी हो गया था, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, यानी कि सारे टेंजिबल असेट्स रियलाइज हो चुके हैं। अगर इनमें से कोई रियलाइज नहीं हुआ होता या उसका एडजस्टमेंट हमें नहीं दिया होता तो हम क्या करते, उसको बुक वैल्यू पे रियलाइज मान लेते और उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते, ठीक है। पीछे बचे इंटेंजिबल असेट, गुडविल और प्रीपेड इंश्योरेंस। इनका हमने क्या पढ़ा था इंटेंजिबल असेट के बारे में कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी उसके बारे में नहीं बताया गया तो हम ये मानते हैं कि वो रियलाइज हुए ही नहीं होंगे। तो ये दोनों रियलाइज नहीं हुए और इधर से क्रेडिटर्स को भी हमने पेमेंट कर दी, सेटलमेंट हो गई है इसकी भी पूरी, तो ये भी हो गया है, ठीक है। तो रियलाइजेशन के सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर दिए। अब टोटल करेंगे दोनों साइड का तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, यानी कि गेन हो रहा है रियलाइजेशन पे। तो ये जो भी डिफरेंस आ रहा है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो टू गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीज कैपिटल, डिफरेंस आ रहा है 95,600 का, यानी कि 95,600 क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये चला जाएगा ए के कैपिटल में और बी के कैपिटल में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलो इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी पोस्ट कर देते हैं। बाय रियलाइजेशन अकाउंट गेन 57,360 और 38,250। इसके साथ ही हमारा रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, लोन टू ए, यानी कि जो लोन फर्म ने पार्टनर को दे रखा है उसका हम क्या करेंगे, उसको भेज देंगे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, वहां से उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये जो बैलेंस है इसको हम भेज देंगे बाय, ये कौन सा है, जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है उसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं। लेकिन जो पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उसका हम क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है, उसके लिए पहले हम चेक करते हैं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है या डेबिट। अगर तो क्रेडिट है तो पहले उसकी हम बैंक से पेमेंट कर देंगे और अगर डेबिट बैलेंस आता है तब हम क्या करते हैं, इस लोन को पहले तो एडजस्ट करते हैं उस डेबिट बैलेंस से, उसके बाद जो भी बैलेंस होता है उसकी पेमेंट कर देते हैं या फिर पार्टनर से अगर पैसे लेने हैं तो पैसे ले लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए लोन टू ए, जो पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है उसको भेज देते हैं ए के कैपिटल में 10,000 रुपीज। तो ये आ जाएगा इधर टू लोन टू ए अकाउंट और एक के कॉलम के नीचे 10,000 रुपीज, ठीक है। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं, सारे हमने पोस्ट कर दी है सारी एडजस्टमेंट्स इसमें। तो टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है दोनों का, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है तो फिर लोन बाय बी की पेमेंट हमें करनी होगी पहले। अगर डेबिट बैलेंस होता तो इसको हम एडजस्ट करते वहां पे, लेकिन अब क्रेडिट बैलेंस ही आ रहा है तो पहले लोन बाय बी की पेमेंट करते हैं और पेमेंट के लिए क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट 15,000 और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे बाय बीज लोन अकाउंट 15,000, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लोन बाय बी अकाउंट भी क्लोज हो गया है। तो चलिए इसको भी क्लोज करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया। अब इसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे और जो भी
डिफरेंस आएगा वो पेमेंट हम कर देंगे पार्टनर्स को। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये बैलेंसिंग फिगर 1,26,360 और 82,240, ये कहाँ से पेमेंट होगी? बैंक से। और एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसके डेबिट साइड में यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक फाइनल पेमेंट, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। और इधर बैंक अकाउंट से जब हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा बाय एस कैपिटल फाइनल पेमेंट, बाय बीस कैपिटल फाइनल पेमेंट, और इसके साथ ही ये अकाउंट भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। लास्ट सेटलमेंट के बाद दोनों अकाउंट्स इकट्ठे बैलेंस हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल और बैंक अकाउंट। तो इस तरह से फर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है असरटेनिंग सन्ड्री असेट्स थ्रू अ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब क्या होगा, कई बार क्वेश्चन में आपको सन्ड्री असेट्स दिए ही नहीं होंगे, आपको कैपिटल बैलेंस दिया होगा, अगर कोई क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है वो दी होगी, सन्ड्री असेट्स हमें क्वेश्चन में नहीं दिए होंगे। ये भी बताया होगा कि असेट्स रियलाइज कैसे हो, बाकी सब दिया होगा, सिर्फ सन्ड्री असेट्स नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे और सन्ड्री असेट्स असरटेन करेंगे। और ये कैसे पता लगेगा, कैपिटल और लाइबिलिटीज जो हमें दी होगी उसका टोटल करेंगे, वही सन्ड्री असेट्स होंगे, है ना। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 4:3 में। वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं 31 मार्च 2025 को, और डिसोल्यूशन की डेट पे ए का कैपिटल हमें दिया गया है 1,25,030, बी का कैपिटल हमें दिया गया है 2,070, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें दिए गए हैं 23,150, कैश इन हैंड भी दिया गया है 4,520, असेट्स रियलाइज हुए हैं 1,24,910, ये भी बताया गया है। एक्सपेंसेस सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि असेट्स थे कितने के। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो चलिए बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। अब जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो सब हम लिखते जाएंगे, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, एस कैपिटल और बीस कैपिटल, और असेट साइड में से हमें सिर्फ कैश इन हैंड दिया गया है 4520, तो वो यहाँ लिख देंगे कैश 4520। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही क्या होगा, हमारा सन्ड्री असेट्स। तो क्रेडिट साइड का टोटल किया 1,50,250, इसमें से कैश माइनस किया तो ये आ गया हमारा सन्ड्री असेट 1,45,730। तो चलो अब डिसोल्यूशन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले तो हम जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको ट्रांसफर करेंगे। असेट्स हमने यहाँ पे एसेटेन किए थे अभी 1,45,730, तो सारे के सारे ये असेट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री असेट्स 1,45,730, और इधर से सिर्फ क्रेडिटर्स जाएंगे तो क्रेडिटर्स को भेज दिया यहाँ पे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 23,150। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कैश अकाउंट का बैलेंस कैश अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,030 और 2,070। ऐसे ही कैश अकाउंट के डेबिट साइड में इसका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,520। तो अब बैलेंस शीट से सारी चीज़ें हमने उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी है, तो ये तो गई क्लोज। अब देखते हैं एडजस्टमेंट्स। असेट्स को रियलाइज किया था 1,24,910, ये कहाँ जाएगा, फायदा हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड 1,04,910। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स का हमें कुछ बताया नहीं गया, तो इसको हम मानेंगे कि बुक वैल्यू पे ही हमने इसके सेटल किया होगा इनको, तो इधर लिख देंगे सीधा टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स पे 23,150। अब ये जो कैश अकाउंट यहाँ पे हमने डेबिट किया है तो इसकी हमें पोस्टिंग भी करनी होगी जो डेबिट और क्रेडिट किए हैं। तो चलिए चलते हैं कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स पे 223,150 और डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन असेट्स रियलाइज्ड 124,910। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एक्सपेंसेस दिए गए हैं रिलेटिंग टू डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹1860। अब ये 1860 एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो रियलाइजेशन के लिए तो खर्चा है, नुकसान है, डेबिट साइड में आएगा। टू कैश डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1860। टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1860। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बोथ द पार्टनर्स वर सॉल्वेंट। अब ये सारे एडजस्टमेंट भी हमने कर लिए, तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ज़्यादा, यानी कि लॉस हो रहा है रियलाइजेशन पे, तो ये लॉस हम भेज देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलो इसको ट्रांसफर करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 12,960 और 9,720। तो रियलाइजेशन अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। अब फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, टोटल करते हैं दोनों साइड का। तो
ए का तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, यानी कि इसको फर्म पेमेंट करेगा, और बी का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और ये क्या करेगा, पैसे देगा फर्म को। तो जब इसको पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, एक ही पेमेंट के लिए, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसके डेबिट साइड में टू कैश 1,12,070 ये बैलेंसिंग फिगर है, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय एज कैपिटल फाइनल पेमेंट, क्योंकि ये पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा 1,12,070, और बी हमें पेमेंट करेगा, तो उसके लिए एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो बी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय कैश अकाउंट 7,650। तो ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया, और इधर ये जो कैश की पेमेंट हमारे पास आई है उसको भी हम यहाँ इस तरफ लिख देंगे टू बीज कैपिटल कैश प्रोटीन 7,650। अब जब दोनों अकाउंट्स का टोटल करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, और हमारा ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट, और साथ में पार्टनरशिप भी पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरी पार्टनरशिप आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।